हम प्रबंधन के सिद्धांतों को देख रहे थे और प्रबंधन के सिद्धांतों के अंतर्गत अभी हमने टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत देखा था। उसी में हमारा जो दूसरा है वो है हेनरी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत। इनके एक सिद्धांत ने इन्हें लगभग 14 बातों को बताया था कि अच्छे प्रबंधन के लिए किन बातों को देखना आवश्यक होता। तो उन्हीं 14 बातों को आपको याद रखना है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के संबंध में कौन सी 14 बातें बताई हैं। देखो, पहली बात तो हेनरी फ्योल ने अपनी एक उनकी किताब थी द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट। जर्नल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट। ये इनकी किताब दरअसल 1925 में पब्लिश हुई थी, 1925 में। और इसी किताब के छपने से पहले इनका एक 1916 में लेख छपा था। सबसे पहले लेख छपा था, उसी लेख के आधार पर यह पुस्तक बाद में छपी थी। और जो लेख छपा था वो भी इसी नाम से छपा था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट जर्नल करके, ठीक है ना। लेकिन आपको तो किताब का नाम याद रखना है। क्या है किताब का नाम? द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट। ये हेनरी फ्योल है। ये हेनरी फ्योल भी एक इंडस्ट्रीज में काम करते थे, कोयले की इंडस्ट्रीज में काम करते थे। उन्हीं ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रबंधन के कुछ सिद्धांत और कुछ कितने 14 सिद्धांतों का 14 बातें बताई हैं। उन्हीं को संयुक्त रूप से फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत कहते हैं। उन्हीं 14 सिद्धांतों को एक एक करके हमको देखना है कि फ्योल क्या कहते हैं, ठीक है ना। 14 सिद्धांत है, 14 को आपको याद रखना है। सिंपल सी बातें कही है, आसान है याद रखना। देखो, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने क्या कहा? पहले सिद्धांत को कहते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, सॉरी, डिवीजन ऑफ वर्क। इसे कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। देखो, नाम से स्पष्ट है, कार्य विभाजन कह लो या कार्य विशिष्टीकरण कह लो। फ्योल का क्या कहना है कि देखो, कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, लेकिन मतलब कोई भी व्यक्ति हर काम बेस्ट तरीके से नहीं कर सकता। हां, लेकिन हर व्यक्ति कोई एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो बस हमको यही देखना है कि कौन व्यक्ति कौन सा एक काम है जो उसको बहुत अच्छे ढंग से आता है या बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, उसी के आधार पे हम उसको वो काम देना चाहिए। इसी को कहते हैं कार्य विभाजन। मतलब एक आपका मजदूर, उससे सम्मत कराओ, उसका पहले देखो किसी चीज में उसका स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइजेशन वाला ही कार्य उससे कराओ। इसी को कहते हैं वर्क ऑफ डिवीजन। की एक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा, भाई आज वो एक काम कर रहा है, कल भी करेगा, एक महीने तक लगातार एक ही काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो उस कार्य में विशेषज्ञ हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन, इसी को कह रहे हैं कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत या कार्य विभाजन का सिद्धांत। कि कोई व्यक्ति यदि एक ही कार्य को लंबे समय तक करेगा तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा वो उसका। तो जब वो स्पेशल हो जाएगा तो उसका काम, उसका जो लाभ है, उत्पादन में वृद्धि होगी, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छा बनेगा और प्रबंधन भी सुधरेगा। तो इसी को देखो, पहला जो हेनरी फ्योल ने जो बात कही थी वो क्या है? कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत या कार्य विभाजन का सिद्धांत, जो इस बात पर आधारित है कि हमको जो हमारे कर्मचारी हैं उनमें स्पेशलाइजेशन लाना है या कार्य का डिवीजन करना है। कि कार्य को बांट दो, एक ही व्यक्ति से पूरा काम, उसको बांटो, तब तो स्पेशलाइजेशन होगा, तब प्रबंधन सीख। तो पहला क्या है सिद्धांत? कार्य विभाजन का सिद्धांत या कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा इनका सिद्धांत है, उसको कहते हैं अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार और दायित्व के सिद्धांत में क्या कह रहा है हेनरी फ्योल? कि अधिकार और दायित्वों में समानता होनी चाहिए। अधिकार और दायित्वों में समानता होनी चाहिए। आप जितना किसी को अधिकार दे रहे हो उसी अनुपात में दायित्व होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अधिकार बराबर दायित्व,
दायित्व मतलब समझ रहे ना, ड्यूटी, कर्तव्य, अधिकार, राइट। किसी प्रशासन या किसी संगठन के प्रबंधन को अच्छे से चलाना है तो जरूरी है कि उसमें अधिकार और दायित्व में समानता होनी चाहिए। कैसे? जैसे हम इसको देखते हैं, ये सामान्य रूप से प्रयोग होता है। भाई कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार है, कलेक्टर के दायित्व भी ज्यादा है। चपरासी का कोई अधिकार नहीं है, चपरासी के पास कोई पावर नहीं है, चपरासी का दायित्व भी बहुत कम है। चपरासी का दायित्व है कि जब कलेक्टर घंटी बजाए तो उसके पास पहुंच गए, उनकी बात सुन ली, बात खत्म हो गई, पानी पिला दिया, फाइल दे दिया, ज्यादा कोई नहीं। जबकि कलेक्टर बहुत सारे काम है, ड्यूटीज खत्म नहीं हो रही कलेक्टर की। तो जैसे अधिकार वैसा दायित्व, यदि इसमें समानता है तो तुम्हारे संगठन या प्रशासन या कहीं भी आपका मैनेजमेंट सही रहेगा। तो हेनरी फ्योल क्या कहता है कि अधिकारों और कर्तव्यों में समानता होनी चाहिए, जितने अधिकार दो उतने ही कर्तव्य दो। यदि आप किसी व्यक्ति को अधिकार दे दो और उसके दायित्व बिल्कुल मत बताओ, तानाशाही हो जाएगा, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पूरे अधिकारों का मजे करेगा, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो लेकिन अधिकार मत दो तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। भाई पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो पुलिस को अधिकार दिए गए ना कि किसी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। तो अधिकार एवं दायित्वों में समानता होनी चाहिए। यदि अधिकार एवं दायित्व में समानता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी कहते हैं अधिकार एवं दायित्व में समानता, ठीक है ना, अधिकार एवं दायित्व में समानता का सिद्धांत। समझ गए ना अधिकार एवं दायित्व में क्या समानता। कलेक्टर और चपरासी का उदाहरण याद रख। तीसरी जो बात कहा है हेनरी फ्योल ने, हेनरी फ्योल का यह कहना था अनुशासन का सिद्धांत, इसको कहते हैं अनुशासन, अनुशासन का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन। अब देखो हेनरी फ्योल क्या कहता है, ये भी कोई विशिष्ट बात नहीं कर, हमारे लिए सामान्य सी बात। भाई किसी भी संगठन में प्रबंधन अच्छा होगा तो जरूरी है अनुशासन हो, कि कर्मचारी टाइम से आए, टाइम से जाए, सबके आने का वक्त निश्चित हो, जाने का वक्त निश्चित हो, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई यदि नियमों को तोड़ रहा है तो उसको दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे ना, डिसिप्लिन। यदि संगठन में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो पूरा संगठन बर्बाद हो जाएगा। तो अनुशासन का सिद्धांत है कि संगठन में अनुशासन होना चाहिए। और हेनरी फ्योल कहता है कि ये जो अनुशासन है ये प्रबंधक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, प्रबंधक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, प्रबंधन के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मतलब प्रबंधक, मैनेजर कैसा है। भाई जब मैनेजर खुद ही टाइम से नहीं आ रहा है, शराब पी के आ रहा है संगठन में, तो उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो डिसिप्लिन कैसे रख सकते हैं। तो जरूरी क्या है, प्रबंधन। प्रबंधक का व्यक्तित्व रहेगा तो संगठन में अनुशासन भी बना रहेगा। भाई प्रबंधक टाइम से आ रहा है तो हर कर्मचारी को टाइम से आए, तब तो वो डांट सकता है ना। अब खुद ही 11 की जगह 12 बजे आ रहे हैं तो बोलोगे किससे कि टाइम से आओ, तो पहले टाइम से बोलने के लिए पहले खुद आना होगा। तो प्रबंधक का व्यक्तित्व जैसा रहेगा अनुशासन संगठन में वैसा ही रहेगा। यदि प्रबंधक का व्यक्ति ढीला ढाला है कि भाई कोई लेट आ रहा तो उसको दंड देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा सा कड़क निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो संगठन में प्रबंधन, वो संगठन में अनुशासन बना रहेगा, और अनुशासन बना रहेगा तो प्रबंधन अच्छा होगा। ठीक है। चौथा जो इनका सिद्धांत है वो सिद्धांत को कहते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता का कहना चाह रहा है हेनरी फ्योल कि किसी भी संगठन में आदेश देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, एक सर्वोच्च, वही पूरे आदेश जारी करेगा। उनका जिला प्रमुख, कलेक्टर ही सारे आदेशों को जारी करने वाला होना चाहिए। क्योंकि यदि आदेश में एकता नहीं रहेगी तो जो अधीनस्थ कर्मचारी रहेंगे वो कंफ्यूज होंगे कि उनको किसके आदेश का पालन करना है। इसके करना है, पता चला ए है अधिकारी, उसने कोई आदेश दिया, बी अधिकारी ने कोई और आदेश दे दिया। अब जो बेचारा अधीनस्थ है वो कंफ्यूज है कि किसके आदेशों का पालन करे। तो कर्मचारी को ये क्लियर होना चाहिए कि उसको किसकी कमांड का पालन करना है, कौन उसको आदेश देगा और वो उसका पालन करना है। तो इसी को कहते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत।
ठीक है ना। तो देखो अपन ने 4 सिद्धांत देख लिए हैं। कार्य विभाजन या कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व में समानता का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत और आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा जो हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिया है, पांचवी जो बात की प्रबंधन के संदर्भ में, हेनरी फ्योल का कहना था निर्देश की एकता का सिद्धांत। 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 देखो निर्देश की एकता का सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी संगठन में जितने कर्मचारी हो, जितने अधीनस्थ कर्मचारी हो या प्रबंधक हो, उनके लिए जरूरी है वे केवल एक लक्ष्य के लिए निर्देशित किए जाएं। एक लक्ष्य के लिए निर्देशित किए जाएं। एक लक्ष्य के लिए निर्देशित किए जाएं। मतलब क्या है कि संगठन में उद्देश्य एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके संगठन का? उद्देश्य एक होना चाहिए। उद्देश्य एक हो। आदेश की एकता, आदेश देने वाला एक हो। निर्देश की एकता, गोल एक होना चाहिए। एक ही उद्देश्य होना चाहिए। पूरे संगठन या जो भी आपके कर्मचारी, सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये निर्देश की एकता का सिद्धांत है। फिर इसमें जो छठवां सिद्धांत दिया है हेनरी फ्योल ने, छठवें सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। छठवां, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। व्यक्तिगत हितों का समर्पण। ये सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आपका कोई संगठन है, संगठन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है और संगठन को नुकसान हो रहा है, या किसी एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो काम नहीं करना है। काम हमको वो करना है जिसमें ज्यादा लोगों को फायदा हो, संगठन को फायदा हो रहा है, और अभी किसी एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये कह रहा है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, मतलब सामूहिक लाभ के लिए व्यक्तिगत लाभ की तिलांजलि देनी होगी। व्यक्तिगत लाभ को छोड़ा जा सकता है सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए। तो वही कह रहे हैं सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का, एक पर्सन का लाभ और ज्यादा पूरे संगठन की हानि, काम नहीं होगा। संगठन का लाभ हो रहा है, यदि एक दो व्यक्ति को हानि हो रही तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फिर सातवां हेनरी फ्योल का सिद्धांत है कर्मचारियों का प्रतिफल। कर्मचारियों का प्रतिफल। कर्मचारियों का प्रतिफल समझ रहे? कर्मचारियों का प्रतिफल से कहना क्या चाह रहे हैं? कर्मचारियों के प्रतिफल का मतलब है कि संस्था या संगठन में जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको वेतन उचित मिलना चाहिए। वेतन या पारिश्रमिक, भाई जिस अनुपात में वो काम कर रहा है उचित होना चाहिए। रैंक के हिसाब से है, ज्यादा बड़ा काम है ज्यादा पद है तो ज्यादा वेतन, छोटा काम है छोटा पद है तो छोटा वेतन। वही अधिकार एवं दायित्व में उत्तरदायित्व, अधिकार एवं दायित्व में समानता। तो क्या है कि जैसा कर्मचारी रहेगा वैसा उसका उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। यदि कर्मचारियों को आप अंडर पे रखोगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को वेतन अच्छा दिया जाना चाहिए, उचित वेतन। अब उचित वेतन को परिभाषित नहीं किया कि कितना, वो कह रहा है कि आपको खुद तय करना पड़ेगा, लेकिन वेतन आपको अच्छा देना होगा। अच्छा वेतन नहीं दोगे तो कर्मचारी अच्छा काम नहीं करेगा। आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब देखो हेनरी फ्योल कह रहा है कि किसी संगठन में हमको केंद्रीकरण करना है या विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण समझ रहे ना, मतलब कि क्या है, पूरा एक जगह इकट्ठा, सब जगह पूरा जो संगठन है वो एक ही जगह से चल रहा है, या फिर संगठन इस टाइप से है कि उसकी जो संरचना है वो केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत संरचना, या विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत मतलब बटा हुआ, उसको सेक्शन में बांट दिया।
एक काम हो रहा था, एक काम के 10 टुकड़े कर दिए और 10 को अलग अलग काम कर दिया, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो यहां पे हेनरी फ्यूल कह रहा है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि संगठन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या सेंट्रलाइज होना चाहिए, ये तय होगा संगठन की प्रकृति एवं आकार, इस पर निर्भर करेगा। संगठन की प्रकृति एवं संगठन के आकार पर निर्भर करेगा कि वहां पर केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। स्वाभाविक सी बात कह रहा है कि यदि संगठन बहुत बड़ा है तो आपको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और जब संगठन छोटा रहेगा तो फिर केंद्रीकृत उसको किया जा सकता है। प्रकृति भी कि आपका संगठन कैसा है, आपकी संस्था कैसी है, क्या उत्पादित कर रहे हो, कौन सी संस्था को चला रहे हो, इन दोनों के आधार पर ही आपको तय करना होगा कि आपको सेंट्रलाइज करना है सिस्टम या डिसेंट्रलाइज करना है सिस्टम का। फिर नोवा जो सिद्धांत दिया हेनरी फ्यूल ने, उसको कहते हैं सोपान क्रम या सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला, स्कॉलर चेन, ये शब्द याद रखना, SCALARCHIN, स्कॉलर चेन। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने कहा है कि किसी भी संगठन में जो संचार हो वो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। व्यवस्थित तरीके से देखो, उसने एक पिरामिड के माध्यम से समझाया कि देखो संगठन में जैसे 2 स्तर हैं, ये ए, फिर उसके नीचे बी काम कर रहा है, उसके नीचे सी काम कर रहा है, और उसके नीचे डी काम कर रहा है, और अंत में सबसे नीचे ई है। ये संगठन का बॉस है ए। फिर संगठन की ये दूसरी चेन है जिसमें पी काम कर रहा है, क्यू है, आर है, और अंत में एस। ऐसा अब वो कह रहा है कि किसी भी संगठन में क्या है, सोपान श्रृंखला होनी चाहिए। सोपान श्रृंखला होनी चाहिए मतलब क्या है कि देखो जैसे ई को कोई बात कहनी है तो डायरेक्ट ए नहीं, ई से डी जाए, डी से सी से बी और बी से ए। इसी टाइप को ए को यदि कोई आदेश देना है तो ए बी को, बी सी को, सी डी, इस टाइप से ऐसा एक क्या है, चेन होनी चाहिए। तो इसी को कह रहा है सोपान श्रृंखला। ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए कि किसी भी संगठन में आदेश ऊपर से नीचे और फिर क्या है नीचे से भी ऊपर सिस्टमेटिक चेन के रूप में जाने चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और कह रहा है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने यह कहा है कि किसी भी संगठन में जो समान स्तर के कर्मचारी है उनमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसको वो शब्द यूज करते हैं गैंग प्लैंक, GANGPLANK, कि सोपान श्रृंखला सही है, लेकिन संगठन में संचार, अच्छा संचार तब होगा जब कर्मचारी आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। तो इसी को उन्होंने कहा है सोपान श्रृंखला, स्कॉलर चेन का सिद्धांत। ठीक है ना। फिर ये नोवा सिद्धांत था। 10वां सिद्धांत है व्यवस्था, ऑर्डर। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या है कि हर आदमी और हर सामग्री की जगह निश्चित हो। हर आदमी और हर सामग्री, हर आदमी और हर सामग्री मतलब व्यक्ति का स्थान भी नियत होना चाहिए, और कौन सी चीज, कौन सी मशीन कहां पे रखी है वो फिक्स होना चाहिए। तो जगह फिक्स को ही क्या कह रहे हैं, ये व्यवस्था। फिर 11वें नंबर की जो थ्योरी दी है समता, इक्विटी, समता। देखो समता के तहत इनका क्या कहना है कि जो प्रबंधक है उसको अपने कर्मचारियों या श्रमिकों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव का मतलब यहां ये नहीं कह रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी उतना ही वेतन दो, जो बुरा काम कर रहा है उसको भी उतना वेतन नहीं। यहां पे भेदभाव का मतलब ये कह रहे हैं कि हमको किसी के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन आधारों पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमको समता का व्यवहार करना है, तब कर्मचारी आपसे संतुष्ट रहेगा। यदि आप असमानता, भाई भतीजा बात कर रहे हो कि अपने अपने कर्मचारियों, अपने जाति के कर्मचारी को ज्यादा, उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि ऐसा भेदभाव करोगे तो संगठन में प्रबंधक को जरूरी क्या है, समता। अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है उनके साथ इक्विटी का व्यवहार आपको करना होगा। फिर 12वां जो सिद्धांत था कर्मचारियों की उपयुक्तता, कर्मचारियों की उपयुक्तता।
कर्मचारियों की उपयुक्तता। देखो, कर्मचारियों की उपयुक्तता का क्या मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी को एक बार नियुक्त किया जा रहा है, एक बार नियुक्ति के बाद, एक बार नियुक्ति के बाद सेवा स्थिर और सुरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। सेवा स्थिर हो और सुरक्षित हो, मतलब जो जॉब दे रहे हो कोशिश करो परमानेंट नेचर का दो, संविदा टाइप भर्ती मत करो कि कर्मचारी को पता ही नहीं कि कब तक सैलरी मिलेगी, कब तक मेरे को काम कराएंगे। स्थिर और सुरक्षित मतलब ऐसा हो कि बहुत रेयर केस में जॉब समाप्त होगा, ऐसा नहीं कि घर कभी भगा दिए। दूसरा क्या है कि जिस कर्मचारी को जिस जगह नियुक्त किया गया वहां पे उसको कुछ दिन काम करने दो। ऐसा नहीं हो कि आज उससे बोले कि तू ये काम कर, 2 दिन बाद उसको वहां से उठा के फिर वहां बैठा दिया, फिर वहां से उठा के वहां, तो उसका क्या कम नहीं, क्योंकि देखो पहले ही बोला स्पेशलाइजेशन करना है। स्पेशलाइजेशन तो तब होगा ना जब वो एक जगह रुक के काम करेगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कर्मचारियों में नियुक्ति के बाद, एक बार नियुक्ति के बाद उनको स्थिर और सुरक्षित उनकी जॉब होना चाहिए, तब जाके वो क्या निश्चित होकर आपकी फैक्ट्री में काम करेगा। उसका भविष्य निश्चित रहेगा तो वो मन लगा के काम कैसे करेगा। फिर 13वें नंबर का जो सिद्धांत कह रहा है, पहल क्षमता। पहल क्षमता, इसका अर्थ है कि बिना कहे काम के मामले में पहला कदम उठाना, बिना कहे काम के मामले में पहल या पहला कदम उठाना। कर्मचारी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर चीज बोलना पड़े उनको, कि आए हैं आके बैठे हैं, भाई काम दिख रहा है काम चालू हो जाए। मतलब कर्मचारी ऐसे रखो जो पहल क्षमता वाले, इनिशिएट करने वाले हो, तो वही है पहल क्षमता, कि बिना कहे काम करने वाले या पहला कदम उठाने वाले हो। ऐसा नहीं कि ये काम बोल दिया वो कर दिया और बैठे हैं, ठीक है ना। और अंतिम में जो 14 है, 14वां सिद्धांत है, वो है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, सहयोग की भावना मतलब क्या है, कोई भी संगठन में क्या कर्मचारियों के अंदर टीम भावना होनी चाहिए। टीम भावना, टीम भावना समझते ना, मिलजुल कर, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति वही हीरो बना जा रहा है, मिलजुल के एक टीम एफर्ट होना चाहिए। टीम का कप्तान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कप्तान पूरे, जैसे क्रिकेट हो ना 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर मिलकर खेलते हैं तब टीम जीतती है। तो यदि टीम एफर्ट लगाएंगे तब जाके हमारा प्रबंधन सही, संगठन में प्रबंधन सही ढंग से चलेगा। तो आपका जो भी संगठन हो उस संगठन में क्या है, टीम एफर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत है, इनको प्रबंधन के सिद्धांत कहते हैं। तो ठीक है ना, तो इन 14 को आपको याद रखना है। सीधे पूछा जा सकता है हेनरी फ्यूल के कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था, तो आपको 14 याद होने चाहिए। एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई ऐसे जटिल सिद्धांत दिए नहीं उनने, अपन अपने डेली यूज में देखते हैं। हालांकि आप अपने लिए वो सामान्य सी बात है, लेकिन जब उनने दिया था तब ये विशेष बात है, ठीक है ना। तो देखो हमने 2 थिंकर पढ़ लिए हैं प्रबंधन के सिद्धांतों के अंतर्गत। एक हमने कल टेलर पढ़ा और आज हमने फ्यूल पढ़ लिया। बस हमको 2 ही सिद्धांतकार मेन देखने हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी क्या है, टेलर और फ्यूल में हमको तुलना करनी है, तुलना। और तुलना में हमको कुछ समानता के बिंदु भी बताने हैं, समानता, और कुछ असमानता के बिंदु भी बताने हैं। कुछ समानता के बिंदु और कुछ असमानता, दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समान क्या है, कॉमन क्या है। तो देखो समानता की पहले बात कर लेते हैं। समानता के अंतर्गत हेनरी फ्यूल और टेलर, मतलब फ्यूल और टेलर, फ्यूल हो चाहे टेलर, दोनों का ही समान लक्ष्य था। समान लक्ष्य, क्या समान लक्ष्य था, प्रबंधन सही होना चाहिए। भले एक अभी अंतर में देख लेंगे कि एक प्रशासनिक प्रबंधक की बात करता था और एक प्रबंधन में, मतलब जो फैक्ट्रियों के प्रबंधन की बात करता था, लेकिन गोल तो दोनों का समान था। मैनेजमेंट सही होना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। तो ये दोनों की इक्वलिटी हो गई, दोनों में समानता हो गई कि दोनों
प्रबंधन को सुधारने की बात करें, इसलिए देखो दोनों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। दूसरी इनमें समानता है कि इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए वो अनुभवों के आधार पर दिए, अनुभवों के आधार पर। इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए वो अनुभवों के आधार पर दिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि घर बैठ के किताब लिख रहे हैं और अपने सिद्धांतों को बता रहे हैं। हेनरी फ्योल भी कोयले की इंडस्ट्रीज में काम करता था और टेलर भी एक इंडस्ट्रीज में काम करता था, और उनने अपने काम के आधार पर ये प्रबंधन के निष्कर्ष दिए। उनने काम किया और दोनों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष दिया। मतलब दोनों किताबी नहीं थे, दोनों का अपना लाइफ एक्सपीरियंस था और इसी आधार पर दोनों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तीसरी दोनों में समानता है मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार में कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो दोनों ही क्या है, श्रमिक संतुष्टि की बात करते हैं। श्रमिक संतुष्टि, श्रमिक संतुष्टि की बात करते हैं। दोनों कह रहे हैं ना कि श्रमिकों को अच्छा वेतन दिया जाए, श्रमिकों के साथ समानता का व्यवहार। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में इक्विटी, समानता के साथ व्यवहार हो, उनके साथ भेदभाव नहीं करो कर्मचारियों में, सबको समान समझो। तो इस रूप में दोनों ही क्या है, मानवीय व्यवहार की बात करते थे कि मजदूर हैं जो आपके कर्मचारी, उनको भी आदमी समझो, शोषण मत करो उनका, उनके साथ भेदभाव अन्याय मत करो, समानता का व्यवहार करो। तो वही कह रहे हैं, मानवीय व्यवहार की बात करी दोनों ने। दोनों ने ही अपने सिद्धांतों में नियोजन के महत्व को स्वीकार किया है, नियोजन के महत्व को स्वीकारा है। दोनों ही प्लान बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, और चाहे एफ.बी. टेलर हो चाहे हेनरी फ्योल हो, दोनों ने क्या है, नियोजन के महत्व को स्वीकार किया है कि योजना के अनुसार ही काम करना चाहिए। फिर पांचवी दोनों में समानता है कि दोनों ने तकनीकी पहलू पर बल दिया है, तकनीकी पहलू पर बल। ये टेक्निक, दोनों ने टेक्निक के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी उसको स्वीकार करो, तो दोनों ही तकनीकी पहलू पर बल देते हैं। और अंतिम, दोनों ने ही प्रबंधन को अर्जित प्रतिभा माना, प्रबंधन को अर्जित प्रतिभा माना, अर्जित प्रतिभा माना। अर्जित प्रतिभा मतलब समझ रहे ना कि प्रबंधन ऐसा नहीं है कि कोई मां के पेट से सीख के आ रहा कि आपका बाप अच्छा प्रबंधक था तो लड़का अपने आप से अच्छा। हाँ, प्रबंधन एक कला है और उसको सीखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता ना, उसको भैया पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। तो उसी को कहते हैं अर्जित। एक होती जन्मजात चीजें कि भाई आप किसी के घर में पैदा हुए और आप उसकी सक्सेसर के रूप में उसकी संपत्ति मिल गई, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे दोनों मान रहे हैं कि जो प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसको सीखना पड़ेगा, अर्जित प्रतिभा है। कोई अच्छा प्रबंधक है तो उसने सीखा है, ऐसा नहीं है कि उसको गिफ्ट में मिला है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों में समानता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। तो वही हमको अब उनकी क्या है, असमानता के बिंदु को भी समझना है कि दोनों में असमानता क्या है। तो देखो असमानता के बिंदुओं को यदि हम देखें तो असमानता का पहला बिंदु है, दोनों का केंद्र अलग अलग है। केंद्र बिंदु, पहला अंतर क्या बता देंगे, दोनों का केंद्र बिंदु अलग है। केंद्र बिंदु कैसे अलग है, देखो जो टेलर है, टेलर ने जो प्रबंधन की बात करी है ना, वो निम्न श्रेणी के स्तर की बात करी है, निम्न श्रेणी या निम्न स्तर का प्रबंधन। ज्यादा से ज्यादा मध्यम प्रबंधन के स्तर बताए थे ना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। तो जो टेलर का सिद्धांत है ना वो निम्न से, क्योंकि देखो टेलर एक मजदूर के रूप में काम करता है, फिर वो फोरमैन बनता, प्रगति होती है। लेकिन उसका जो ज्यादातर सिद्धांत क्या है, लोअर लेवल का प्रबंधन की बात करता है। जबकि जो फ्योल है उसका जो प्रबंधन है वो प्रबंधन दरअसल क्या है, उच्च स्तर का प्रबंधन है, उच्च स्तर का प्रबंधन। तो पहला अंतर तो केंद्र बिंदु को लेकर हो गया। टेलर का प्रबंधन लोअर लेवल का है, जो फ्यूल का प्रबंधन हाई लेवल, मतलब समझ रहे हैं ना, उच्च स्तर। प्रबंधन के स्तर दिखाए थे ना, तो वही है, उच्च स्तर के प्रबंधन की बात करता है फ्यूल। दूसरा अंतर है विशेषज्ञ को लेके, विशेषज्ञता, विशेषज्ञ। जो टेलर है वो कारखाना विशेषज्ञ है, कारखाना विशेषज्ञ। जबकि जो फ्यूल है
वो दरअसल प्रशासनिक कह सकते हैं या मैनेजर, वही प्रबंध विशेषज्ञ। मतलब समझ रहे हैं ना, टेलर ने अपना जो सिद्धांत दिया वो देखो निम्न लेवल का है, मतलब कारखाना लेवल का। फ्यूल ने दरअसल क्या है कि जो कारखाना चल रहा है उसका जो मैनेजर लेवल है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, उस स्तर का विशेषज्ञ है। तो पहला अंतर केंद्र बिंदु को लेकर, दूसरा अंतर विशेषज्ञता को लेकर, तीसरा अंतर है अध्ययन केंद्र को लेकर। अध्ययन केंद्र, अध्ययन केंद्र में क्या बता सकते हैं, जो टेलर है, टेलर के अध्ययन केंद्र था, इसने व्यक्तिगत श्रमिक पर ध्यान दिया है। टेलर ने व्यक्तिगत श्रमिक पर ध्यान दिया, एक एक श्रमिक के बारे में बात की है। जबकि जो फ्यूल है, हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल ने समूह पर अधिक बल दिया है, समूह पर अधिक बल दिया है। समूह पर हेनरी फ्यूल का जो बल था वो क्या है, समूह पर ज्यादा बल था। तो देखो दोनों का अध्ययन केंद्र अलग है। फिर चौथा पॉइंट आएगा विचारधारा को लेके, विचारधारा। जो टेलर की विचारधारा थी, टेलर की विचारधारा थी अत्यधिक सैद्धांतिक, अत्यधिक सैद्धांतिक। मतलब टेलर ने सिद्धांत दे दिया कि ऐसा है, ऐसा ही होता है। इसलिए आज देखोगे टेलर के सिद्धांत बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि वो क्या थ्योरेटिकल ज्यादा थे। जबकि जो फ्यूल है, फ्यूल की जो थ्योरी थी वो दरअसल क्या है, अत्यंत व्यवहारिक है, अत्यंत व्यवहारिक। देखा ना, जो 14 सिद्धांत है कि अनुशासन होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, व्यवहारिक बात कर रहा था फ्यूल। तो विचारधारा किस स्तर पर की, टेलर का जो सिद्धांत है वो अत्यधिक सैद्धांतिक है, जबकि फ्यूल अत्यंत व्यवहारिक किस्म का उसकी थ्योरी थी। फिर क्या है, पांचवा पॉइंट इधर ऊपर लिख दे रहा हूं। पांचवें बिंदु में आप बता सकते हो परिवर्तन, चेंजेस, चेंजेस। जो टेलर है, टेलर के सिद्धांत वर्तमान में बदल चुके हैं, वर्तमान में बदल चुके हैं, संशोधन हो चुका बहुत सारे सिद्धांतों में, बदल चुके हैं। जबकि जो फ्यूल है, फ्यूल व्यवहारिक था, तो उसके सिद्धांत वर्तमान में भी वैसे ही है जैसे उसने दिया था, तो वही परिवर्तन नहीं हुआ है। और अंतिम अपन ये बता सकते हैं, एक अंतर और बता सकते हैं कि भाई जो सिद्धांत के स्तर पर, क्या सिद्धांत के स्तर पर, नाम कि हेनरी फ्यूल ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया, वैज्ञानिक प्रबंधन। जबकि जो फ्यूल का सिद्धांत था वो था प्रशासनिक प्रबंधन। ये भी आपको याद रखना है, प्रशासनिक प्रबंधन। फ्यूल का सिद्धांत प्रशासनिक प्रबंधन था, और जो टेलर का सिद्धांत था वो था कैसा, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। ठीक है ना। तो देखो जो हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों के सिद्धांतों की हमने तुलना भी कर ली। ठीक है ना। तो देखो प्रबंधन के सिद्धांत में अपन को इतनी ही चीज देखनी थी, और तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बस आपको एक चीज और याद रखना है कि जैसे देखो क्वेश्चन यदि पूछा कि वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सब कुछ, जनक, शुरुआत करता या वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में जो भी पूछ रहा है हमको, टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में सिद्धांत, सब कुछ टेलर। लेकिन यदि फ्यूल के बारे में पूछेगा ना, तो वो क्या पूछेगा कि आधुनिक प्रबंधक के सिद्धांत, आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत, आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत। आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत जब पूछा तो समझ जाना वो क्या पूछ रहा है, फ्यूल। इतनी चीज और याद रखना। एक चीज और है, जो टेलर का अपन ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत देखा था, उसमें एक शब्द आता है जिसको कहते हैं मानसिक क्रांति। अपन को इसको डिटेल में नहीं देखना, बस आपको ये शब्द याद रखना है, मानसिक क्रांति। ये पूछ सकता है कि मानसिक क्रांति का संबंध किससे है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से। मानसिक क्रांति कुछ नहीं है, दरअसल टेलर ने ये कहा था कि जो संगठन है, मतलब फैक्ट्री है जो है, वहां पे क्या है, मजदूर और
मालिक, दोनों को अपनी विचारधारा बदलनी है। मजदूर को क्या बदलना है कि भाई मालिक मेरा शोषक नहीं है, और मालिक को ये विचारधारा बदलनी है कि मजदूर कामचोर नहीं है। तो दोनों को अपनी विचारधारा को बदलना है। उसको उनने शब्द दिया था मानसिक क्रांति। तो अपन को बस ये पता चलना चाहिए कि मानसिक क्रांति का संबंध वैज्ञानिक प्रबंधन से है। टेलर ने ही मानसिक क्रांति की अवधारणा दी, ठीक है ना। तो देखो, ये अपने प्रबंधन के सिद्धांत कंप्लीट होते दो हैं मेन रूप से, जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन है और हेनरी फ्योल का आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत, या इसे प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। 14 पॉइंट थे और दोनों में समानता भी अपन ने देख ली।